उपनल कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक से उम्मीद। 28 मई को होनी है कैबिनेट बैठक। नियमितीकरण के लिए प्रस्ताव की है उम्मीद। पहाड़ से मैदान तक मौसम ले रहा करवट। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी की दर्ज। मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि के संकेत दिए। हल्द्वानी के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी में हंगामा। महिला का वीडियो बनाने पर युवक को पकड़ा। पूर्व पार्षद पर दबंगई कर युवक को बचाने का आरोप। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी है, जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ले ली है। 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की गई है। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी बादल छाए हैं। चारधाम यात्रा मार्ग पर भी इसका असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि के संकेत दिए हैं। इसी के साथ धारी देवी मंदिर के पास 6 किलोमीटर लंबा जाम लगने की भी खबर सामने आई। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग ने बारिश और ओलावृष्टि के संकेत दिए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता समृद्ध मिश्रा से। समृद्ध, जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है और इसका असर चारधाम यात्रा पर भी दिखा है और यातायात भी बाधित हो रहा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से हम जानते हैं पिछले कुछ दिनों में मौसम एकदम से गिरावट आई है जो है प्रदेश के मौसम के अंदर। और खासतौर पर देखिए, अगर राजधानी की बात करी जाए तो यहाँ तकरीबन 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है मौसम में दर्ज की गई, जहाँ अधिकतम तापमान जो है वो 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करा गया। और इसी के साथ मौसम विभाग लगातार ये कह रहा है कि देखिए, देहरादून और नैनीताल दोनों के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर मौसम हल्की से लेकर मध्यम तक की जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही कई सारे इलाके प्रदेश के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवाएं चलते हुए नजर आ सकती हैं। वहीं देखिए, अगर प्रदेश के ऊपरी इलाकों की बात करी जाए, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी जाए, तो वहां पर ओलावृष्टि के तो संकेत दे ही है, लेकिन कई सारे इलाके देखिए ऐसे होते हैं जहाँ पर भूस्खलन की भी समस्या देखने को मिलती है। यातायात बाधित होता है और जो तस्वीरों में हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरीके से जो बद्रीनाथ धाम का जो हाईवे है उसमें धारा देवी मंदिर के पास 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा, जिसकी वजह से कई घंटों तक लोगों को कतारों में खड़ा रहना पड़ा। तो मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन साथ ही यातायात जो है चारधाम को लेकर वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल समृद्धि, जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है, ऐसे में बीते समय में भारत पाकिस्तान का तनाव भी देखने को मिला, जिसके चलते चारधाम यात्रियों की संख्या में गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मौसम के बदलाव को देखते हुए क्या कुछ चारधाम यात्रा में प्रभाव पड़े हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा प्रभाव अगर कोई पड़ा तो वो यातायात को लेकर ही पड़ा, क्योंकि भूस्खलन की वजह से कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ जाम हो गई है और सोशल मीडिया में आज के जमाने में सट से वीडियो वायरल हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के मन में एक भय बैठ जाता है कि देखिए, ऊपरी इलाकों में जो है यातायात में समस्या है, कहीं ना कहीं जो है जो ये रूट्स हैं यात्रा के वहाँ लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है यात्रा पर आगे आने से कहीं ना कहीं 2 बार सोच रहे हैं और संदेह कर रहे हैं कि आखिरकार अगर हम ऊपर पहाड़ में जाएंगे, मौसम वैसे ही बिगड़ा हुआ है और उसके चलते अगर यातायात में भी असर होगा तो कहीं लंबी कतारों में खड़ा ना रहना पड़े लोगों को। जी बिल्कुल समृद्ध, जैसे कि देखा गया है कि जो बाकी राज्य है वहाँ गर्मी का कहर पड़ रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड है वो ठंडा राज्य है। ऐसे में कई सारे लोग गर्मी के मौसम में यहाँ घूमने आते हैं और अभी भी आ रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर क्या स्थिति बनी हुई है? एक तरफ चारधाम यात्रा भी है, दूसरी तरफ लोग यहाँ पर्यटन के लिए आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, नैनीताल जैसी जगहों पर आ रहे हैं, मसूरी आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति सड़कों पर दिखाई दे रही है? सड़कों पर देखिए, बिल्कुल जो है भारी संख्या में लोग जरूर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और खासतौर पर नैनीताल का आपने जिक्र करा। नैनीताल के आसपास के भी जो इलाके हैं वहाँ भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी हुई है कि देखिए वहाँ पे भी बारिश के संकेत हैं। तो बारिश के संकेत लगातार बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाकों की अगर बात करी जाए खासतौर पर, तो यातायात की काफी बड़ी समस्या बनी हुई है बारिश के चलते। ओलावृष्टि के संकेत, येलो अलर्ट भी जारी करा गया कई तरह जिलों में। इसी के अलावा देखिए, जो पूरा यात्रा रूट है वो कहीं ना कहीं पैक होते हुए दिखाई देता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद समृद्ध हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बलिदानी सैनिकों से जुड़ी है, जहां बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी की घोषणा के बाद ये धनराशि मिलेगी। सीएम धामी ने की थी 5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा। राज्य में 1600 से अधिक देश के लिए दे चुके हैं बलिदान, जिनके आश्रितों को अब लाभ मिलने वाला है। सीएम धामी ने घोषणा की थी, जिसके बाद यह अब ऐलान किया गया है। सीएम धामी ने 5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की थी। राज्य में 1600 से अधिक देश के लिए शहीद हो चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं, जिनके आश्रितों को अब
धनराशि मिलने वाली है, सहायता मिलने वाली है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी की घोषणा के बाद यह धनराशि मिलेगी। 50 लाख रुपए दिए जाने की बात की जा रही है। राज्य में 1600 से अधिक देश के लिए बलिदान दे चुके हैं शहीद, अपना बलिदान दे चुका है, जिनके आश्रितों को अब 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। सीएम धामी ने बीते दिनों 5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य में 1600 से अधिक देश के लिए बलिदान दे चुके हैं शहीद, और अब इनको 50 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी इनके आश्रितों को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अमित रतूड़ी से। अमित, जिस तरीके से पूरी खबर सामने आई है, जहां शहीदों के घर वालों को, आश्रितों को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी आपको बताऊं कि ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल कारगिल दिवस के अवसर पर जो सैनिकों के लिए एक घोषणा की थी, जिसके तहत जो सैनिकों के मृतक आश्रित हैं उनके परिजनों को 50 लाख की जो है धनराशि दी जाएगी। जो कि पूर्व में का ये धनराशि जो थी ये 10 लाख दी जाती थी, लेकिन उसमें 5% की बढ़ोतरी करते हुए वो 50 लाख की गई है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश से यहाँ पर हर दूसरे घर में यहाँ से सेना में यहाँ के जो लोग हैं वो कार्यरत रहते हैं। दूसरी ओर हम बात करें 1600 से अधिक ऐसे मृतक आश्रित हैं जिनको यहाँ पर अब सीधे तौर पर फायदा राज्य सरकार देने जा रही है, जिसके तहत 50 लाख की उनको जो है आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सैनिकों के लिए एक जो यहाँ पे जो बलिदान हुए, जिन्होंने अपना देश के लिए न्यौछावर हुए हैं, जो उनकी राहत भरी खबर है कि राज्य सरकार उनके लिए एक मदद कर रही है, उनकी सुध ले रही है। और सैनिकों को जिस तरीके से उत्तराखंड में देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड को हम बात करें वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं सैनिकों का मनोबल भी बढ़ेगा इससे, और राज्य में एक लोगों में सेना के प्रति लोगों का सम्मान जहाँ एक और बढ़ा है, लोग बढ़ता है, लोग सम्मान की दृष्टि देखते हैं, तो दूसरी ओर उनके परिजनों को भी एक राहत मिलेगी इस बढ़ी हुई धनराशि के तहत। जी बिल्कुल अमित, जिस तरीके से 50 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है, ऐसे में कब तक ये धनराशि मिलेगी? इसके लिए कोई कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें कि ये प्रदान की जाएगी, या फिर सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी? क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम इसकी जो बढ़ी धनराशि है ये इसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम भी किया जाएगा। मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री धामी इसमें कार्यक्रम करेंगे, जिसमें तमाम जो ये मृतक आश्रित जो हैं ये सैनिक वहाँ पर उसमें शामिल होंगे, जहाँ पर इनको चेक वितरित किया जाएगा, और चेक वितरण के जरिए इसको औपचारिक तौर पर शुरुआत हो जाएगी। उसके पश्चात इनके जो अन्य जो लोग हैं जो मृतक आश्रित, उनके खातों में ये सीधे डीबीटी के माध्यम से ये जो धनराशि है जो मृतक आश्रितों को जो दी जानी है आर्थिक सहायता की राशि, ये उनके खातों में पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से जनहित में निर्णय ले रहे हैं, अन्य जो बात हम करें, अन्य जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके लिए जो निर्णय ले रहे हैं, ऐसे में मृतक जो आश्रित हैं सैनिकों की बात हम करें तो उनके लिए भी जो उन्होंने घोषणा की थी विगत वर्ष कारगिल दिवस पर, उसको अब धरातल पर उतारने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद अमित हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के बाद आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्री कुमाऊं मंडल विकास निगम की वेबसाइट या निगम कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि यात्रा को लेकर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम मोदी के आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद से देश विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तीर्थ यात्री आदि कैलाश और नाभि डांग में ओम पर्वत के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए पहला दल हल्द्वानी से रवाना हुआ था। पहले दल में 19 श्रद्धालु शामिल रहे, जिसमें से 6 पर्यटक महाराष्ट्र और तमिलनाडु के हैं, जबकि 7 पर्यटक उत्तराखंड के हैं। जी ने विगत वर्ष पिथौरागढ़ में जाकर के और विशेष करके स्वयं आदि कैलाश जाकर के एक मैं कह सकता हूँ कि जो सनातन की एक आस्था है और जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में सनातन को आगे बढ़ाने का जो एक विषय है सनातन के साथ, उसमें उन्होंने स्वयं आदि कैलाश के दर्शन किए, ओम पर्वत के दर्शन किए, और जो एक बहुत प्राचीन हमारी शिव की जो एक के प्रति जो लोगों की आस्था है, और साथ ही साथ जो है कि कैलाश मानसरोवर जो रूट है उसी रूट पे जो है कि अपना आदि कैलाश पड़ता है।
तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब पिथौरागढ़ गए थे तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो मानस खंड की बात की थी, तब से पूरे देश के ही नहीं अपितु विदेश से भी लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा सौभाग्य ये भी है कि जो बहुत लंबे समय से हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी हुई थी, वो भी इस साल से प्रारंभ होने जा रही है और उसमें भी जो है कि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाएंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आदि कैलाश ओम पर्वत की जो यात्रा है वो एक तरह से अपने चरम पर। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोहाघाट मायावती सड़क में बनी गांव के पास एक स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 नाबालिग समेत 5 लोग घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को लोहाघाट उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से एक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और जांच में जुट गई है। साथ ही 112 टीम के एएसआई गोपाल सनवाल ने सभी अभिभावकों से अपने नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन न देने की अपील की है। पाँच आए थे अभी दुर्घटना में, जिसमें से 4 तो एकदम सही थे। उनका प्राथमिक इलाज करके भेज दिया गया है। एक का थाई में फ्रैक्चर लग रहा है, पूरा सूजन है वहाँ पे। उसको एनएस लगा के और बीपी वगैरह लेके उसको ट्रेनेक्सा लगा के हमने रेफ़र कर दिया चंपावत हड्डी वाले विशेषज्ञ के लिए। स्थिति उसकी ठीक है अभी पहले से, लेकिन उसका एक्सरे की ज़रूरत है और उसके बाद फिर उसको ऑर्थो ओपिनियन की ज़रूरत है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट से। लक्ष्मण, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ इसमें जानकारी, क्या कुछ अपडेट देखने को मिल रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा जो ये हादसा हुआ है रविवार शाम को ये हादसा हुआ। जो स्कूटी सवार 3 नाबालिग थे वो जो है सामने से आ रही बाइक से टकरा गए, जिसमें जो है 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग की जो पैर टूट गया था तो उसको जो है डॉक्टरों के द्वारा चंपावत जिला चिकित्सालय जो है रेफर किया गया। बाकी जो 4 घायल थे उनको हल्की फुल्की चोटें लगी, जिनका लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में उपचार करने के बाद जो उनको छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि जो ये नाबालिग जो वाहन चला रहे हैं 16 साल के बच्चे हैं, तो ये जो है काफी पुलिस को इस पे जो है संज्ञान लेना चाहिए और नाबालिगों के वाहन चलाने पर रोक लगानी चाहिए। जी बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरीके से नाबालिगों को चोटें आई हैं, तो ऐसे इनके परिवार पर कुछ पुलिस ने एक्शन लिया है, कोई चालान किया है? क्योंकि जब तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कोई भी इसमें असर देखने को नहीं मिलता है। तो पुलिस ने सिर्फ हिदायत देके छोड़ा है या फिर कोई एक्शन भी लिया है? जी, फिलहाल तो जब कल दुर्घटना हुई थी तो पहली पुलिस की भी प्राथमिकता ये थी कि घायलों को जो है उपचार मिल जाए और जिसको गंभीर चोटें लगी थी उसको हायर सेंटर जो है उसको पहुंचाया जाए। तो कल जो पुलिस जो इसी मामले पर लगी रही थी, फिलहाल मामले में अभी कोई तहरीर दी नहीं गई, लेकिन पुलिस जो है इसमें एक्शन लेगी, जरूर एक्शन लेगी और जो नाबालिग वाहन चालक है उनके परिजनों को या तो हिदायत देगी या उन पर जरूर कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस ने अन्य लोगों से भी अपील की है कि अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनको इस प्रकार से दोपहिया वाहन नहीं दिया जाए। लेकिन इस मामले में ये भी देखने में आया जो नाबालिग बच्चे थे वो घर से चुपचाप चाबी उठा के जो है स्कूटी लेके ऐसे घूमने चले गए, जो कि दुर्घटना का शिकार हो गए थे। जी बिल्कुल, धन्यवाद लक्ष्मण हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। एक समय में टिहरी की कीर्तिनगर इलाके में मलेथा नहर में पानी रहता था, जिससे खेतों की सिंचाई होती थी और इलाके में फसलें लहलहाती थी। लेकिन मौजूदा वक्त में स्थिति यह है कि नहर में पानी नहीं है, लिहाजा नहर दिन प्रतिदिन बर्बाद होती जा रही है। वर्षों से परेशान महिलाओं ने स्थानीय विधायक के आवास का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। रिपोर्ट देखिए। टिहरी में देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव की सिंचाई नहर को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। महिलाओं का कहना है कि एक समय में वीर शिरोमणि माधव सिंह भंडारी ने एक नहर के लिए अपने बेटे का बलिदान दे दिया था। आज उस ऐतिहासिक नहर में पानी नहीं आ रहा। मैं रश्मि रावत, इस ग्राम सभा की निवासी और वार्ड मेंबर हूँ मैं इस ग्राम सभा की। आप एक चीज देखिए, इस गांव में जिस नहर के लिए माधव सिंह ने अपने बेटे का बलिदान दिया, उस नहर के हाल इतने बुरे हाल हैं। इतने सालों से बजट आ रहा है, कहाँ वो बजट है, कहाँ वो नहर के हाल हैं। आप निरीक्षण करवाइए, माननीय विधायक जी का यहाँ पे घर है, वो उनके घर के आगे पे नहर के इतने बुरे हाल हैं
कि शायद वो देखना नहीं चाह रहे हैं या वो देखना नहीं चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इस गांव के निवासी, वो हर टाइम एक डायलॉग मारते हैं कि मैं इस गांव का बेटा हूँ, तो बेटे का फर्ज क्या होता है? गांव की तरफ देखना। जब हम पहली चीज़ उनकी मीटिंग ब्लॉक में होनी चाहिए। उन्होंने यहाँ पे इस गांव में ये ऑफिस किस चीज़ के लिए बना रखा है? गांव के मुद्दे देखने के लिए कि ये पूरे शहर के मुद्दे देखने के लिए? उस चीज़ के लिए कीर्तिनगर है ना, वो कीर्तिनगर में देखे। ये मलेथा में मीटिंग कराने का क्या मतलब है? दूसरी चीज़, उनके घर के आगे नहर के बहुत बुरे हाल हैं। क्यों है ये? ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सिंचाई विभाग, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से नहर की मरम्मती की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं ने देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी के आवास के बाहर जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि विधायक का आवास मलेथा में है, इसके बावजूद उन्हें मलेथा की क्षतिग्रस्त नहरें नहीं दिख रही। श्रीमान देखो तो ऐसे पूर्व में 5-6 साल से यहाँ कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए का बजट आ रखा है और वो लग भी गया। ऐसी साहब ने हमें रिपोर्ट भेज रखी है टीडी से। वर्तमान में भी हमने समस्त विभागों को सूचना दे रखी है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मामले दर्ज हैं। अब भी करोड़ों रुपए आ रखा है और स्थानीय विधायक जी के मामले पूरा संज्ञान में है उनका मामला। हमने जो सिंचाई मंत्री है सतपाल महाराज, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला फोन के माध्यम से हम ला चुके हैं। ठीक है, पूर्व में हम आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमें पानी दो, हमारी नहर की दयनीय स्थिति हो रखी है, जबकि उस पर करोड़ों रुपए का बजट आ रखा था। आज लग गया सिर्फ कागजों में, लेकिन धरातल में कुछ भी नहीं। ये वही नहर है जिसके लिए वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी ने अपने बेटे की बलि दे दी थी। यानी नहर सिर्फ नहर नहीं, बल्कि एक धरोहर और विरासत है। लेकिन फिर भी नहर की स्थिति आज के समय में ऐसी है कि उसमें पानी नहीं है। जानकारी है कि सरकार और रेलवे की तरफ से नहर मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए दिए गए, लेकिन आरोप है कि सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम रात 24 घंटे, रात नहीं हमारे लिए, दिन नहीं हमारे लिए एक जैसा है। हमारे खेतों में पानी नहीं है। हमारी नहर पूरी खत्म हो चुकी है। जगह जगह नहर टूट गई है। और हम पहले जब घास लेके आते थे तो हम उस नहर के मानिकनाथ मंदिर में के आगे हम नहा धो के जाते थे घर। लेकिन अब जितना हम पहले आधे डूबते थे, कमर तक हमारा पानी, अब उतना पानी तो दूर, उतना कीचड़ भरा हुआ और हमारे कमर से ऊपर तक कीचड़ है। पानी हमारा सिर्फ एक गिलास है, बाकी पूरी नहर हमारी खत्म हो चुकी है। पूरी झाड़ है, झंकार है, मिट्टी है उसमें भरी हुई सारा, पर कोई देख करने वाला नहीं है। मैं उसमें कीर्तिनगर भी गई सिंचाई विभाग के ऑफिस में, और दूसरी यहाँ वीडियो मैडम के पास भी गए, एसडीएम मैडम के पास, वहाँ वो नहीं थी वहाँ पे, इसलिए हम जिला उसके पास तहसीलदार के पास पहुँचे। फिर उन्होंने भी बोला कि हम करेंगे नहर का, पर कोई सुनने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं। आज हमारी पूरी गांव की महिलाएं नहर पे पहुंची, सफाई करी, हंगामा मचाया, कुछ तो हम पानी लेके आए हैं। ग्रामीणों ने फिर से सिंचाई विभाग कीर्तिनगर को ज्ञापन दिया है, जिसमें मांग की गई है कि जल्द ही मरम्मत नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में मंगल सिंह, सहायक अभियंता सिंचाई विभाग से पूछा गया तो उनका कहना है कि मलेथा नहर और लक्ष्माली नहर के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए बजट मंजूर हो गया है। जल्द ही नहर पर पानी सुचारू रूप से चलने लग जाएगा। इसमें ऐसा है कि अभी जो मलेथा नहर है वो काफ़ी पुरानी नहर है और उसमें बहुत बृहद कभी मेंटेनेंस नहीं हो पाया था उसमें। और कुछ लोग मेरे पास आए थे, यहाँ ग्रामीण आए हैं, हमारे ऑफिस में आए थे, तो उन्होंने अपनी समस्या रखी थी। तो उनको हमने ये बताया कि इसमें हमारी एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें 2 नहरें हैं, एक मलेथा नहर है, एक लक्ष्मौली नहर है। तो इसमें अभी लक्ष्मौली नहर पर लोग पानी नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसमें हम काम करा रहे हैं। और जो मलेथा नहर है उसमें हम ये ग्रामीणों द्वारा जो मांग की जा रही पानी की अभी, और जब एक खरीफ की फसल की मांग पूरी हो जाएगी उसके बाद उसमें हम काम कराना शुरू कर देंगे। ये योजना स्वीकृत हो रखी है। इसमें 1.67 करोड़ इसमें हमको मलेथा नहर में मिला है और इसका अनुबंध हमने गठित कर दिया है। और इसमें हम जल्दी ही ग्रामीणों की, काश्तकारों की जो समस्या है उसका समाधान कर देंगे। हमने उसमें पानी साफ सफाई करके और पानी चला दिया है और इस खरीफ की फसल में हम इसको उनको वैकल्पिक रूप से व्यवस्था हम कर रहे हैं इसमें। हाँ, वो हमसे एक काफ़ी पुरानी नहर थी और जो NH का काम हुआ था उसमें, तो उसमें नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी।
तो उसको क्रॉस कराने के लिए वहाँ पाइप लगाए गए थे। तो अभी उसमें पानी जो कूड़ा वगैरह फंस रहा है, तो हमने वहाँ एक बेलदार रखा हुआ है, वहाँ वो उसकी समय समय पर सफाई करता रहता है। और अभी भी कुछ समस्या हैं तो उसमें हम कर रहे हैं, उसको इसलिए समाधान कर देंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नहर में पानी होता था तब यहाँ सभी तरह की फसलें होती थी, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण आज धीरे धीरे लोग खेती छोड़ रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। एक तरफ जहाँ सरकार रिवर्स पलायन पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ सिंचाई विभाग की लापरवाही से लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अगर मलेथा नहर में पानी आ जाए तो फिर से एक बार खेतों में फसलें लहराने लगेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी में एक व्यक्ति के द्वारा एक महिला का वीडियो बनाने को लेकर बवाल हो गया। महिला ने वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को पकड़ा तो उसको बचाने के लिए पूर्व पार्षद महेंद्र कश्यप अपने कुछ साथियों के साथ पहुंच गए और वीडियो बनाने वाले को छुड़वाने की कोशिश करने लगे। इसी को लेकर बवाल हो गया। वहीं लोगों ने महेंद्र कश्यप को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। जंपिंग वाले झूले में जंप कर रही थी और ये बंदा, मैं आपको बताती हूँ कैसे फोन से ऐसे वीडियो बना रहा था। जब मुझे नजर पड़ी तो मैं थोड़ी छुप गई, फिर छुपी तो मैं साइड में आ गई, तो इसने साइड को रोटेट कर दिया। मेरे हस्बैंड पीछे खड़े थे बट मैंने नहीं बताया। मैं एकदम से उतरी, मैंने कहा क्या बना रहे हो, तो उसको एकदम से होपलेस हो गया, कह रहा है मैंने कहा हाँ भैया आपने। तो भैया जब मेरे हस्बैंड आए, उन्हें पूरी पब्लिक करे, तब उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास फोन में भी, मेरे हस्बैंड ने डिलीट भी करवाई, रिसेंटली भी डिलीट कराई और वहाँ से, और उसके फोन में, उसके मोबाइल में और कितनी वीडियो थी? गंदी वीडियो, मुझे शर्म आ रही है मेरे। तो अभी एक आदमी आके बदतमीजी कर रहा था, वो कौन था जो अभी बोल रहा था? भैया हाँ, वो सॉफ्टी खा रहा है वो बंदा, और वो कह रहा है रहने दो, लड़कियां तो लड़के की तो वीडियो बना रहा है और टा बना रहा है और खुद नहीं बना रहा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में मनरेगा में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जिससे हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर सही से जांच की गई तो ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। हरिद्वार में मनरेगा में घोटाले का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है, जिसमें लक्सर विकासखंड सबसे आगे है। मनरेगा में कार्यरत 29 मेट तत्काल प्रभाव से हटाए गए हैं, जबकि लक्सर विकासखंड के कई विकास अधिकारियों पर जांच बैठाई गई है। मनरेगा कार्यों की जांच जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद मनरेगा में हुए घोटाले का बड़ा खुलासा हो जाएगा। इस घोटाले से संबंधित कई अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई जा रही है। अंतर्गत नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी गलत फोटोग्राफ्स अपलोड होने की। उसी क्रम में सभी खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कर ली गई है, उसकी रिपोर्ट भी जमा कर दी गई है। और इसी उपरांत इसी में दोषी जो कार्मिक हैं उसमें हमने 14 ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनको हमने प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी है। 11 रोजगार सेवक हैं जिनको मानदेय की वार्षिक वृद्धि पर रोक लगाई गई है। जो संबंधित ग्राम प्रधान हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं और कड़ी कार्रवाई करते हुए जिन्होंने अटेंडेंस ली थी, जो हमारे मेट थे, उनको तत्काल रूप से उनको वहां से हटा दिया गया। जानकारी के मुताबिक NMSL ऐप के जरिए हाजिरी और पुरानी तस्वीरों का दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा मृत मजदूरों के नाम पर भुगतान निकालने का मामला भी सामने आया है। लक्सर विकासखंड में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी मनरेगा में चल रहे घोटाले के मामले कई बार उठते हैं और कई बार जाँच हुई और जाँच के बाद संबंधित अधिकारी शामिल पाए गए। लेकिन इस बार मामला पूरे हरिद्वार जिले का है, जिसमें जांच जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हिंदुस्तान अखबार के द्वारा ये उजागर किया गया था कि लक्सर ब्लॉक में अनियमितता जो एनएमएस होती है, हाजिरी भर जाती है, उसमें सर्दी के कपड़े पहने हुए फोटो अपलोड कर दिए गए थे। उसकी जांच की गई, उसमें पाया गया तो उसी समय से हमने जो ऐसे एनएमएस के जितने कार्य थे जिनमें अनियमितता थी, जिन कार्यों में जांच के बाद उनके हमने भुगतान सारे रोक दिए गए थे और इस पर भी जांच चल रही है, शासन स्तर से भी जांच चल रही है। इसमें जिसका दोष जो पाया जाएगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी। लक्सर खंड विकास अधिकारी पवन सिंह सैनी ने बताया कि लक्सर में मनरेगा में कार्यरत 29 मेट हटाए गए हैं। मामला बेहद संवेदनशील बना हुआ है। मनरेगा के इस बड़े मामले में जांच जिला प्रशासन कर रहा है। सभी संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
उसमें क्या हुआ था, ग्राम पंचायत में जो अटेंडेंस के लिए होते हैं उसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मैट निर्धारित किया जाता है। मैट को तो हमें पूरी उसी दिन हमने 29 ग्राम पंचायतों में हटा दिए थे। अधिकारियों के बयान से इतना तो साफ हो चुका है कि न सिर्फ लक्सर बल्कि पूरे जिले में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और अब जांच भी की जा रही है। लेकिन क्या जांच उन लोगों तक पहुंचेगी जो बैठकर गरीबों का हक मार रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।